गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम एक बार फिर आपके सामने, ठीक है। हमारा अभी तक जो हुआ है, ठीक है, उसके अंदर हमने हमारा चल रही है क्लास 12 के लिए, ठीक है, फर्स्ट यूनिट चल रही है उनकी, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसके अंदर अभी तक हमारे इससे पहले 7 लेक्चर्स हो चुके हैं। ये हमारा 8 लेक्चर है, ठीक है, लेक्चर नंबर 8 है। जिन्होंने अभी तक वो 7 लेक्चर नहीं देखे हैं, पहले वो देखें। ये एक्चुअली में हमारा जो सिस्टम है वो बिल्कुल एकदम बुक की तरह है। जैसे आपको फिजिकल पढ़ाया जाता है क्लास के अंदर, बिल्कुल एकदम वैसा ही है। तो इसके अंदर जब आप पुराने देखते चलेंगे तो आपको नए ऑटोमेटिक ये आते जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल एकदम बुक की तरह में चल रहे हैं यहाँ पर। बुक का अपना पूरा सिलेबस कवर करेंगे, जिसके अंदर स्पेशली राजस्थान बोर्ड तो है ही, साथ साथ में एनसीईआरटी भी इसके अंदर पूरी कवर होगी हमारी। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं। हमने जो टॉपिक पढ़ा, जिसके अंदर एक्चुअली में हम पढ़ चुके थे कि जो मेथड्स ऑफ चार्जिंग, ठीक है, कि भाई किसी मेटर को अगर चार्ज करना है तो किस मेथड से वो चार्ज हो सकते हैं। उसके अपने 3 मेथड पढ़े थे, ठीक है। कौन कौन से मेथड थे थोड़ा मैं रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है। हमारा फर्स्ट मेथड था फ्रिक्शन वाला, सेकंड मेथड था कंडक्शन मेथड, थर्ड जो हमारा मेथड था वो कौन सा वाला मेथड था हमारा, ठीक है, इंडक्शन मेथड। क्लियर है? उसके बाद में नेक्स्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा कि ये जो इंडक्शन मेथड है, इसी के थ्रू हम एक और कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि किस तरीके से, ठीक है, किस तरीके से एक जो न्यूट्रल जो मीटर है, ठीक है, वो किसी चार्ज मीटर से अट्रैक्ट होता है, ठीक है। और उसी लेक्चर के अंदर जो इससे प्रीवियस लेक्चर था, उसके अंदर मैं पढ़ा हमने इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में, ठीक है। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो तो थोड़ा सा बेसिक है, जिसके अंदर हम ये जानेंगे कि अभी तक देखिए हम जो चार्ज है उसके बारे में भी हमने जान लिया है, ठीक है। तो एक्चुअली में चार्ज भी एक हमारे पास में क्वांटिटी है, ठीक है। तो क्वांटिटी को हमें डिनोट करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें चाहिए यूनिट, ठीक है। तो आज हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है, ठीक है, यूनिट ऑफ चार्ज। यूनिट्स ऑफ चार्ज या फिर यूनिट ऑफ चार्ज कहेंगे इसको अपन, ठीक है। और अब हम यहाँ आते हैं, देखिए समझेगा बात को। आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, 11th क्लास तक अपन ने किया हुआ है कि हमारे पास जो यूनिट होती है, ठीक है, यूनिट आपके पास में कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है। देयर आर 2 टाइप्स। कौन कौन सी होती है जो जनरली हम पढ़ते हैं, ठीक है, जो हमारे सिलेबस का पार्ट है, वो कौन कौन सी है? एक हमारी है ऐसा यूनिट जिसको हम बोलते हैं सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। क्या कहा जाता है इसको? सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है। तो एक होती है एसआई, और एक हमारी जो सेकंड है वो कौन सी है? सीजीएस। कौन सी है? सीजीएस। इसको हम जनरली एमकेएस भी यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह, इसको हम, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में वो जो हम यूज़ करते हैं वो हम मैकेनिक्स के अंदर यूज़ करते हैं। बाकी एक जनरल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एसआई। तो अब जो हमारा चार्ज है, ठीक है, चार्ज की जो यूनिट है, ठीक है, वो वैसे तो मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी आज हम उसको डिनोट करेंगे, ठीक है। तो चार्ज की जो यूनिट है, एसआई यूनिट, उसको हम बोलते हैं, अभी सीजीएस के बारे में हम थोड़ा सा बाद में बात करेंगे। चार्ज की जो एसआई यूनिट है वो है इसकी कूलम। क्या है? कूलम, ठीक है, कूलम इसकी यूनिट होगी। अब इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से। क्लियर है? वाली बात समझ में आई? ठीक है। अब समझिए, इसके अलावा अब इसकी और कौन सी यूनिट हो सकती है, ठीक है, इसकी और भी फर्दर यूनिट हो सकती है। जैसे कि एक हमने छोटी क्लासों के अंदर देखा हुआ है, 10th स्टैंडर्ड के अंदर हमने देखा इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, जहाँ हमने इलेक्ट्रिसिटी की एक डेफिनेशन बनाई थी, ठीक है। क्या थी वो डेफिनेशन? अगर फॉर्मूला याद है, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था? I = Q/T। सभी लोगों को याद होगा, I = Q/T। यहाँ ये जो Q था ये डिनोट कर रहा था चार्ज को, ठीक है, और ये जो T था ये डिनोट कर रहा था किसको? टाइम को। क्लियर है? तो इस तरीके से देखा जाए तो इसकी एक यूनिट, ठीक है, जो करिएगा चार्ज है, ठीक है, तो चार्ज के लिए Q डिनोट कर रहा है चार्ज को, T डिनोट कर रहा है टाइम को, और I यहाँ पर किसको डिनोट कर रहा था? एम्पियर, करंट को। किसको डिनोट कर रहा था? करंट को, ठीक है, जिसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया था? एम्पियर से, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इसको अगर सोल्व करें तो ये आएगा Q = IT, ठीक है। अब ये भी हमारे पास में फंडामेंटल यूनिट है, ये भी हमारे पास में फंडामेंटल यूनिट है। तो इसका मतलब चार्ज की जो यूनिट बनी यहाँ से वो क्या बन गई? आई की यूनिट क्या हो गई यहाँ से? एम्पियर।
और टी यानी कि टाइम के लिए क्या हो गया, सेकेंड। ठीक है, क्या हो गया यहाँ पर, सेकेंड। ठीक है, ये एक्चुअली में करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ इधर से। ठीक है, तो जो चार्ज है उसका क्या हो जाएगा, I इंटू टी। आई यानी कि करंट, और करंट की यूनिट क्या होती है हमारे पास में, एम्पियर। टी यानी कि टाइम, टाइम की यूनिट क्या होती है हमारे पास में, सेकंड। तो इसकी एक यूनिट हमारे पास में मिली एम्पियर सेकंड। क्या मिली है, एम्पियर सेकंड। अब आप ये सोचेंगे कि सर जब हमारे पास में ये एक यूनिट पहले से ही है, ठीक है, तो इसकी हमें कहाँ रिक्वायरमेंट है। तो याद रखिए थोड़ा सा, क्या याद रखना है कि कई बार हमसे एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है, जैसे एग्ज़ाम्स के अंदर हमें जो इनके डायमेंशंस है, ठीक है, वो भी हमसे पूछी जाती है। अब डायमेंशन हमें तब आएगी जब हमें पूरा प्रोसीजर आता होगा। ठीक है, तो आप लोग 11th क्लास के अंदर डायमेंशन थोड़ा सीख कर आए हैं, यहाँ भी हम बिल्कुल एकदम बेसिक से एक बार देख लेते हैं इसकी क्या इसकी डायमेंशंस बनेगी। तो हम लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ चार्ज। ठीक है, ये जो डायमेंशन आएगी ये आपको लर्न करनी है अच्छे से। क्यों, क्योंकि एक्चुअली में बेसिक है हमारे पास में। ठीक है, बेसिक चीज़ है, इसीलिए आगे जो आगे जो भी हमारे पास में क्वांटिटीज़ आएंगी उनके अंदर जहाँ जहाँ इसका यूज़ होगा तो वो डायमेंशन आपको डायरेक्ट वहाँ पे रखनी होगी। ठीक है, देखिए तो क्या क्या बनेगी, एम्पियर। ठीक है, एम्पियर ऑलरेडी क्या है, एक फंडामेंटल यूनिट है। तो इसका मतलब एम्पियर के लिए तो अपन क्या लिख सकते हैं, एम्पियर के लिए M0 L0 T0 A1। ठीक है, 11th क्लास तक हमारे पास में जो जनरली हमारा जो फोकस होता है वो सिर्फ इन तीनों तक होता है, लेकिन जैसे हम 12th में आएंगे तो हमें पता है कि हम और भी चीज़ें इसमें और भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। क्लियर है, तो एम्पियर यहाँ पर एक टाइम था। ठीक है, पावर इसकी 1 थी, इसलिए यहाँ पर कितना आ गया है, 1। ठीक है, यहाँ पर क्या है हमारे पास में, सेकंड। और सेकंड को तो आप पहले से लिखना जानते हैं, क्या होता है सेकंड के लिए, M0 L0 T1। ठीक है, तो हमारे पास में इसकी डायमेंशन क्या आई, देखें, M0 L0 T1 A1। ठीक है, हम चाहें तो इन दोनों को नहीं लिखें और सिर्फ इसको हम T1 A1 भी लिखेंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा। क्लियर है, आपको ये याद रखना है प्रोसीजर। ठीक है, और ये आपको लर्न होनी चाहिए अच्छे से। ठीक है, कि चार्ज की हमारे पास में जो यूनिट होती है, ठीक है, तो इसकी जो चार्ज की जो यूनिट होगी वो तो क्या होगी, कूलाम। और चार्ज की जो डायमेंशन होगी वो क्या होती है, M0 L0 T1 A1। क्लियर है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। ठीक है, इसको एक बार नोट कीजिए आप। तो ये तो हमने बात करी चार्ज की SI यूनिट की। ठीक है, अब हम बात करेंगे चार्ज की CGS यूनिट की भी। ठीक है भाई, CGS यूनिट भी तो होती है। तो चार्ज का जो CGS के अंदर जो यूनिट है, CGS यूनिट, ठीक है, वो हमारे पास में 2-3 है। उसको हम बोलते हैं एक तो स्टेट कूलाम, ठीक है, या फिर इसी को ही, ठीक है, इसी को और आगे हम बोल सकते हैं, और फ्रैंकलिन भी इसकी एक यूनिट है। ठीक है, स्टेट कूलाम और फ्रैंकलिन। ठीक है, इसको हम जनरली जो रिप्रेजेंट करने का तरीका हमारा वो होता है ESU से, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये आपको याद रखनी है ये वाली। ठीक है, ये इसके नाम हैं बहुत सारे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं भाई कि इनके अंदर CGS में और SI यूनिट के अंदर एक रिलेशन भी होता है। ठीक है, तो क्या रिलेशन है, रिलेशन भी आप याद रखेंगे, रिलेशन। ठीक है, तो रिलेशन क्या है कि 1 कूलाम इक्वल्स टू 3 × 10⁹ ESU। ठीक है, क्या होता है, 1 कूलाम इक्वल्स टू 3 × 10⁹ ESU। ठीक है, और साथ साथ में जो चार्ज है इसकी एक यूनिट और होती है। ठीक है, अनदर यूनिट, एक यूनिट और भी है, उसको हम बोलते हैं फेराडे। क्या कहा जाता है, फेराडे। ध्यान रखिए, फेराडे नहीं है ये क्या है, फेराडे। ठीक है, और ये जो हमारे पास में फेराडे है, ठीक है, तो ये हमारे पास में होता है
1 फेराडे इक्वल्स टू 96,500 कूलम। ठीक है, एक बार इसको आप और देखिएगा। क्लियर है? ऐसे कोई खास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हमें चीज़ें पता होनी चाहिए। क्लियर? ठीक है, नोट कीजिए इसे। हाँ, अब हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो कि जहाँ से आप समझिए कि आपको चैप्टर के बारे में धीरे धीरे और चीज़ें समझ में आने लगेगी अच्छे से। ठीक है, तो अभी तक तो हमने चार्ज के बारे में जाना है। ठीक है, कि एक्चुअली में चार्ज क्या है। चार्ज हमारे पास में ऐसी प्रॉपर्टी होती है किसी मैटर की, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो दूसरों पर क्या करता है, फोर्स जनरेट करता है, यानी कि फोर्स लगाता है। ठीक है, अभी तक आप लोग देखिए कि अभी तक हमने चार्ज का अभी तक हमने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है अभी तक। ठीक है, अभी तक हमने हमारे जितने भी लेक्चर हुए हैं उसके अंदर हमने कोई फॉर्मूला ड्राइव नहीं किया, या फिर अभी तक हमने कोई भी फॉर्मूला नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो और भी हम चार्ज को जाने हैं। ठीक है, कि चार्ज की एक्चुअली में प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है, चार्ज के पास में क्या क्या स्पेशलिटी होती है। ठीक है, तो उन चार्ज की स्पेशलिटी को यानी कि हम जानेंगे चार्ज की प्रॉपर्टीज़ को। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। ठीक है, हमें जो मेजर जो इसकी थी प्रॉपर्टी पढ़नी है वही एक्चुअली में 3 है। ठीक है, और बिल्कुल एकदम सिंपल सी है, उनके को अंदर कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम के अंदर आपसे पूरी ये लिखवाने के लिए आ जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। ये सिर्फ आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ठीक है, इनके ऊपर कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं बन सकता है। हाँ, क्या क्या है फर्स्ट प्रॉपर्टी? तो फर्स्ट इसकी जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर बोलते हैं एडिटिविटी। क्या कहा जाता है? एडिटिविटी। अब ये एडिटिविटी क्या है? ठीक है, तो एडिटिविटी को आपको देखो वर्ड से ही लग रहा होगा आपको, ऐड। ठीक है, क्या है? ऐड। ऐड करने का मतलब आप जानते हैं, 2 चीज़ों को जोड़ना। ठीक है, अब 2 चीज़ों को हम ऐड कैसे कर सकते हैं? एक तो हमारे पास में सिंपल होता है मैथमेटिक्स के अंदर, जैसा हम पढ़ के आए हैं। ठीक है, क्लास 10 तक हम जैसा पढ़ते हैं। ठीक है, नॉर्मल हमारी जो क्वांटम में जो हमारी एप्टीट्यूड वाली मैथ्स होती है। ठीक है, अब एक हमें जानना होता है मैथ्स को। ठीक है, कि इनका वेक्टर सम। ठीक है, आप लोग 11th के अंदर थोड़ा सा करके आएंगे वेक्टर सम वाला पार्ट। ठीक है, वेक्टर सम यानी कि जैसे मैंने आपको कहा कि कोई क्वांटिटी अगर हमारे पास में है -3 और -2 और +3, तो इसका आंसर कितना होता है हमारे पास में? प्लस का। ठीक है, कि एक्चुअली में हम इनका क्या कर सकते हैं, हम इनका वेक्टर सम कर सकते हैं। क्लियर है? यानी कि जो चार्ज है, ठीक है, चार्ज का हम वेक्टर सम कर सकते हैं। क्लियर है? चार्जेस कैन बी एड, ठीक है, विद पोलरिटीज। पोलरिटीज़ का मतलब आप जानते हैं ना भाई, प्लस और माइनस हमारे पास में। ठीक है, इसका हमारे पास में एक एग्जांपल। ठीक है, एग्जांपल आप समझिए कि एग्जांपल क्या होगा। जैसे मान लीजिए एक हमने कहा एग्जांपल के लिए कि ये हमें कोई दिया हुआ है, कोई बॉडी है हमारे पास में, इसके अंदर कहा कि यहाँ पर इसके अंदर -2 कूलम चार्ज भी है। ठीक है, +4 कूलम चार्ज भी है। ठीक है, और +3 कूलम चार्ज भी है। ठीक है, हमसे कहा कि बताइए इसके अंदर नेट चार्ज कितना होगा, नेट चार्ज। ठीक है, तो नेट चार्ज कैसे निकालते हैं? बहुत ही सिंपल सा है कि जैसे आपको कहा कि एक्चुअली में चार्ज को हम, ठीक है, विद पोलरिटीज ऐड कर सकते हैं, यानी कि विद साइन हम इनको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर टोटल मिला के चार्ज कितना होगा? -2 कूलम +3 कूलम +4 कूलम। ठीक है, टोटल मिला के कितना होगा? 4 और 3 7, -2 कितना हो जाएगा? 5 कूलम। मीन्स इस बॉडी के अंदर जो नेट चार्ज होगा, ठीक है, वो कितना आएगा हमारे पास में? +5 कूलम। क्लियर है? ऐसे ही अगर आपको अगर और कहीं अगर हो, ठीक है, किसी बॉडी के अंदर अगर चार्ज अगर आपसे अगर पूछा जा रहा है, ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि उस पर्टिकुलर बॉडी के अंदर आप चार्ज, ठीक है, ऐड करेंगे विद पोलरिटी। क्लियर है? इसी का ही एक एग्जांपल और देखिए। ठीक है, वैसे इससे पहले नोट कीजिए
ठीक है, और ये रीजन शेडेड है, ठीक है। अब ये एक्चुअली में जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन बोर्ड के अंदर हमारा आया हुआ है, इसी साल आया है, ठीक है। लेकिन बस बात यह थी कि वहाँ पर आपसे चार्ज नहीं पूछा है, ठीक है। वहाँ पे एक्चुअली में इसके अंदर आपसे कुछ फ्लक्स आपसे वहाँ पर पूछा था, ठीक है। लेकिन वो फ्लक्स तो आपको तब आएगा जब आपको पहले चार्ज आएगा, ठीक है। तो आपको बताना है कि जो शेडेड एरिया है, शेडेड एरिया में नेट चार्ज कितना होगा। ठीक है, तो नेट चार्ज इन शेडेड एरिया के लिए क्या करेंगे, कितना चार्ज है भाई, +2 कूलाम है और -3 कूलाम है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास में -1 कूलाम। क्लियर है, ठीक है, बात समझ में आई है वाली, इसको आप नोट कीजिए, ये भी एक इम्पोर्टेंट है क्योंकि बाद में इसी के ऊपर हमारे पास में जो क्वेश्चन बनते हैं वो फ्लक्स के आ जाते हैं हमारे पास में, ठीक है। जब हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा तब नोट कीजिए। चलिए अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास में ये तो थी हमारे पास में फर्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिविटी। सेकंड हमारी आ रही है प्रॉपर्टी, ठीक है, ठीक है, इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब ये जो इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है, प्रॉपर्टी आप समझेंगे, ठीक है, बहुत ही सिंपल सी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि जो चार्ज है, ठीक है, चार्ज एक्चुअली में हमारा जो सिस्टम होता है, ठीक है, हमारा जो कार्टेशियन, हमारे जैसे जो हमारा जो सिस्टम होता है, जैसे हमारे पास में कार्टेशियन सिस्टम होगा, ठीक है, जिसके अंदर हम क्या क्या करते हैं, ये वाला सिस्टम XYZ वाला, ठीक है। तो जो हमारा चार्ज है, ठीक है, वो किसी सिस्टम पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। चार्ज हमारा है वो किसी सिस्टम पर डिपेंड नहीं करता। अब ये सिस्टम पर डिपेंड नहीं करने से आपने क्या सीखा वो समझिए। देखिए अब कोई भी अगर जैसे मान लीजिए हम और आप हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये एक अच्छा सा एग्जांपल अपन इसका समझेंगे। जैसे मान लीजिए एक ही ट्रेन है, ठीक है। अब ये जो ट्रेन है, इस ट्रेन के अंदर एक आदमी ये बैठा है और एक आदमी ये बैठा है, ठीक है, और इस ट्रेन की स्पीड है 54 किलोमीटर/आवर, ठीक है। आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए ये जो ए है और ये जो बी है, ठीक है, आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, बताइए कितनी आएगी, ठीक है। जैसे इसका सिंपल से ये जो एग्जांपल है मैं समझा देता हूँ आपको। मान लीजिए आप उनमें, ठीक है, ट्रेन के अंदर एक दूसरे के सामने बैठे हैं, ठीक है। अब मुझे आप कैसे दिखाई देंगे, मुझे आप दिखाई देंगे बिल्कुल एकदम रेस्ट पर, कि भाई मेरे लिए तो आप बिल्कुल एकदम कैसे हैं, रेस्ट पर, और आपके लिए मैं कैसा हूँ, रेस्ट पर। क्यों, ठीक है, वो इसलिए क्योंकि एक्चुअली में हम दोनों जिस सिस्टम के अंदर हैं, ठीक है, वो सिस्टम एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है, 54 किलोमीटर/आवर। क्लियर है, हम दोनों नहीं चल रहे हैं, इसीलिए हम दोनों को ही एक दूसरे की जो वेलोसिटी है वो कैसे नज़र आएगी, 0, ठीक है, यानी कि हम दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कैसे हैं, 0, ठीक है। लेकिन अगर वहीं अगर प्लेटफॉर्म पर अगर कोई अगर खड़ा हो, ठीक है, तो उसे हम दोनों की स्पीड नज़र आएगी कि हम दोनों रेस्ट पर दिखाई देंगे, ठीक है, उससे हमारी स्पीड नज़र आएगी, कितनी आएगी, जितनी तेज़ ट्रेन चल रही है। क्लियर है, तो डिपेंड करते हैं भाई दरअसल जो हमारे पास में कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके ऊपर, ठीक है, कि भाई दरअसल किसके रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि एक्चुअली में ये जो चार्ज है, ठीक है, चार्ज एक्चुअली में हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम पर डिपेंड नहीं करते, ठीक है, किसी भी तरह का जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा उस पर ये डिपेंड नहीं करते। अब डिपेंड नहीं करने से क्या इफेक्ट हुआ, डिपेंड नहीं करने से ये इफेक्ट हुआ कि किसी बॉडी पर जो चार्ज होगा, ठीक है, वो रेस्ट के कंडीशन में और मूविंग, ठीक है, मूविंग के कंडीशन में कैसा होगा, सेम, कैसा होगा, सेम। इसको मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। देखिए मान लीजिए अभी ये मेरे पास में ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अभी मैंने इसको यहाँ से रब किया। अब रब करने के बाद में इस पर मान लीजिए कुछ चार्ज आ गया, ठीक है,
ये यहाँ है अभी, ठीक है। मान लीजिए इस पर चार्ज आ गया है कुछ 1 कूलम, ठीक है। कितना आ गया है? 1 कूलम, ठीक है, मान लीजिए सिर्फ, ठीक है, सपोज। अब मैं इसे अगर यहाँ से मैं फेंकता हूँ ऐसे, ठीक है, तो ये बीच में कहीं हवा में, ठीक है, बीच में कहीं हवा में ये यहाँ होगा, तो इसके क्या चार्ज में क्या चेंज आ सकता है क्या? ठीक है भाई, यहाँ तो मेरे हाथ में तो ये कितना है, बिल्कुल अभी कितना है 1 कूलम, लेकिन अगर मैं इसे फेंकूंगा तो हवा में इसका चार्ज कम ज़्यादा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, ठीक है। इसका जो चार्ज है वो कम ज़्यादा नहीं हो सकता, इसलिए कहा कि एक्चुअली में हाँ, लेकिन देखिए इसका सिस्टम बदल गया है, इसका सिस्टम बदल गया है, इसकी जो डिस्टेंस थी वो चेंज हो गई है। जैसे डिस्टेंस अगर यहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ से इसका डिस्टेंस अलग है और यहाँ से इसकी डिस्टेंस अलग है, ठीक है। तो अभी भी इस पर चार्ज 1 कूलम है, अभी भी इस पर चार्ज कितना है? 1 कूलम। क्लियर है वाली बात समझ में आ गई? तो जो चार्ज है हमारा, ठीक है, वो किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम पर डिपेंड नहीं करता, यानी कि जो रेस्ट पर जितना, किसी ऑब्जेक्ट पर रेस्ट पर जितना चार्ज होगा, उस ऑब्जेक्ट की मूविंग कंडीशन में भी उस पर चार्ज उतना ही होगा। क्लियर, ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। Charge does not depend on coordinate system. क्लियर है? इसको आप थोड़ा सा नोट कीजिए, ठीक है। तो अभी हमने इसकी चार्ज की हमने अभी 2 प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। चार्ज की थर्ड प्रॉपर्टी, ठीक है, वो कौन सी है हमारे पास में? नेक्स्ट जो हमारे पास में चार्ज की प्रॉपर्टी है वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन, थोड़ा सा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चलिए अब इसको थोड़ा समझिए आप। वैसे तो आप बहुत सारी चीज़ों के आप कंजर्वेशन समझ के आए हैं, ठीक है। क्लास 11th के अंदर आपने काफ़ी इसके बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। जैसे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता था कि किसी भी सिस्टम की, ठीक है, इनिशियल और फाइनल जो चीज़ें हैं, ठीक है, वो बिल्कुल एकदम सेम होती है, ठीक है। किसी भी सिस्टम की इनिशियल और फाइनल जो चीज़ें हैं, ठीक है, जिसके बारे में आपसे बात की जा रही है। जैसे अगर हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास या फिर कंजर्वेशन ऑफ मास, इसका मतलब ये था कि कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ था इनिशियली, ठीक है, बाद में कुछ भी हुआ इसके साथ में, पूरा एक प्रोसेस हुआ, उस पूरे प्रोसेस के बाद में फाइनली हमें यहाँ मिला, ठीक है। अगर हम कह रहे हैं कि भाई दरअसल इसका अगर मास अगर कंजर्व है, तो इसका मतलब अगर जितना मास इसका पहले होगा, फाइनली भी इसका मास उतना ही होगा, ठीक है। इसी तरीके से हमने कहा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा कि इसका अगर इनिशियल मोमेंटम अगर कुछ भी हो, ठीक है, अगर मोमेंटम अगर इस पूरे प्रोसेस के अंदर अगर हमने कहा कि मोमेंटम इसका कंजर्व रहेगा, तो इसका मतलब हम क्या कहना चाहते हैं कि जितना मोमेंटम इसका इनिशियली था, फाइनल में भी इसका उतना ही मोमेंटम होगा। क्लियर है वाली बात समझ में आ गई? इसका मतलब इनिशियली और जो फाइनल कंडीशन है वो ऑलवेज कैसे रहने वाली है? सेम। इनिशियल और फाइनल कंडीशन कैसे रहने वाली है? ऑलवेज सेम। तो इसको मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ आपके लिए। इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन की जगह हम लिखते हैं चार्ज। इनिशियल एंड फाइनल चार्ज of a system is equal। याद रखिए यहाँ मैंने सिस्टम लिखा है, ठीक है। सिस्टम बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम एक सिंगल चीज़ की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस एक सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ एक बड़ी अच्छी सी डेफिनेशन है जो आप कहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है। कभी भी अगर किसी कंजर्वेशन की अगर बात आती है तो वो डेफिनेशन सभी जगह के कंजर्वेशन में लग जाती है, ठीक है। जैसे अगर हम कहें कि भाई एक्चुअली में मोमेंटम कंजर्वेशन है, तो इसका मतलब वो कि जैसे मास कंजर्वेशन है, तो इसका मतलब मास के नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो किसी में भी अगर कंजर्वेशन का अगर कॉन्सेप्ट आता है तो वहाँ आप ये बोल सकते हैं। जैसे अगर एनर्जी की बात आती है तो एनर्जी से अगर कहीं पर अगर किसी सिस्टम की अगर
एनर्जी अगर कंजर्व हो, ठीक है, तो वहाँ पर आप डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसी तरीके से यहाँ भी आप ये वाली डेफिनेशन लिख सकते हैं। बस यहाँ पर बात किसके कर रहे हैं हम, चार्ज की। किसकी बात कर रहे हैं, चार्ज की। तो इसलिए अपन क्या कहेंगे, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, ये तो सिंपल हमारे डेफिनेशन वाइज हुआ। ठीक है, आपने यहाँ से सीखा क्या है वो समझेंगे अब हम एग्जाम्पल के थ्रू। इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए आप। हाँ, अब इस कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से आपने सीखा क्या, तो आपने ये सीखा कि एग्जाम्पल के थ्रू जब हम शुरू में जब हमने पढ़ना स्टार्ट किया, ठीक है, तो हमने कहाँ से स्टार्ट किया था कि जैसे अगर हमारे पास में अगर ये कोई अगर प्लास्टिक की अगर स्केल है, मैं इसको अगर यहाँ अगर इसके अगर ऐसे अगर रब करता हूँ, ठीक है, और उसको उसके बाद में अगर मैं इसको अगर किसी अगर जो हमारे पास में पेपर जो पार्टिकल्स हैं उसके पास में लेकर जाता हूँ, तो पेपर पार्टिकल इसके स्टिक हो जाते हैं, यानी कि इससे चिपक जाते हैं। क्लियर है। तो इसका मतलब फिर हमने क्या कहा था कि ये जो स्केल है हमारे पास में, ठीक है, ये जो हमारे पास में मटेरियल है प्लास्टिक का, ये क्या हो गया है, चार्ज हो गया है। क्या हो गया है, चार्ज हो गया है। तो अब बात ये है, अभी हमने क्या लिखा कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि चार्ज को हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं। चार्ज को हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं। अगर चार्ज को अगर हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं तो इस पर चार्ज आया कहाँ से, ठीक है। तो याद रखिएगा, जैसा कि उस समय भी आपको कहा था कि हमने इसको इससे रब किया है, और रब करने पर अगर इस पर अगर नेगेटिव चार्ज आया है तो डेफिनेटली ये भी चार्ज हुआ है, और इस पर भी कितना चार्ज आया होगा, पॉजिटिव चार्ज आया होगा, और जितना चार्ज जितना इस पर आया है, ठीक है, उतना ही चार्ज इस बॉडी पर भी आया होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों ऑब्जेक्ट्स में, जैसे कि ये जो हमारे पास में, ठीक है, शर्ट है, और ये जो हमारे पास में आप इसको प्लास्टिक मान सकते हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या हो गया होगा कि जो ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज है वो यहाँ पे प्रोसेस हुआ होगा। ठीक है, इस पर अगर नेगेटिवली चार्ज आया तो इसका मतलब शर्ट में, ठीक है, शर्ट से इलेक्ट्रॉन इस पर आए हैं, ठीक है, यानी कि इसमें तो इलेक्ट्रॉन में क्या हुई है, इंक्रीज़ हुए हैं, और यहाँ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज़ हुए हैं, और हम पढ़ कर आए हैं, ठीक है, कि जहाँ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ हो वो नेगेटिवली चार्ज, और जहाँ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज़ हो वो क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। क्लियर है, ये वाली बात समझ में आ गई होगी आपको। इसी तरीके से इसका एक एग्जांपल और समझिए कि जब एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मैटर और एंटी मैटर भी बोलते हैं उसको, ठीक है, जब आप इसको थोड़ा सा आपने नाम सुन रखा होगा, पॉजिट्रॉन। क्या सुन रखा है आप लोगों ने नाम, पॉजिट्रॉन, कि जब एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन, तो आप लोगों ने अभी तक पॉजिट्रॉन का हो सकता है सिर्फ आप लोगों ने नाम सुना हो, अभी तक आपको कईयों को अभी तक ये पता ना हो कि एक्चुअली में पॉजिट्रॉन को डिनोट कैसे करते हैं। तो पॉजिट्रॉन को डिनोट करने का तरीका बिल्कुल एकदम इलेक्ट्रॉन के जैसा ही है। जैसे इलेक्ट्रॉन को इसे डिनोट कर रहे हैं तो पॉजिट्रॉन को भी किससे डिनोट करते हैं, इसे। बस फ़र्क इतना सा है कि अब पॉजिट्रॉन होता क्या है वो और समझेंगे आप। जैसे पॉजिट्रॉन एक्चुअली में हमने ऐसे पार्टिकल्स माने हैं, ठीक है, जिनका मास, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के मास के इक्वल होता है, जिनका चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल होता है लेकिन अपोजिट होता है, यानी कि जो पॉजिट्रॉन है उनको हम पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मानते हैं। क्लियर है, याद रखें मास और चार्ज दोनों इक्वल है, ठीक है, बस खाली एक चार्ज के अंदर क्या होता है, जो पोलरिटी है वो अपोजिट होती है। यानी कि अगर इसको अगर नेगेटिव से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसको अगर इस तरह से रिप्रेजेंट किया तो ये हमारे पास में क्या चीज़ है, पॉजिट्रॉन। क्या कहेंगे इसको हम, पॉजिट्रॉन। क्लियर है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन, ठीक है, आपस के अंदर मिलते हैं, ठीक है, मीन्स ये एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, तो इन ये दोनों क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं, और उस डिस्ट्रॉय से क्या होता है, जो हमारे पास में रेज है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो जनरेट होती है, यानी कि एनर्जी की फॉर्म में जनरेट होती है गामा रेज। ठीक है, एनर्जी आप यहाँ पे बोल सकते हैं 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, या फिर आप उसको अभी आप नंबर नहीं लिखें, आप सिंपल बोल दें एनर्जी। क्लियर है। इसी तरीके से एनर्जी का एक अगर सही अगर इसका अगर पूरा सिस्टम अगर हो, ठीक है, तो ये अपोजिट रिएक्शन भी हो सकती है, ठीक है, कि एक्चुअली में एनर्जी से इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बनाए जा सकते हैं। क्लियर है, ये वाली बात समझ में आ गई, ठीक है। अब
इसी का ही एक तीसरा एग्जाम्पल और भी है, वो ये कि ये जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वाला जो पॉइंट है, ठीक है, ये हमारे पास में जो इक्वेशंस होती है वहाँ पर भी ये फॉलो होता है, ठीक है, जो इक्वेशंस होती है वहाँ पर भी ये फॉलो होता है। चार्ज का कॉन्सेप्ट कैसे फॉलो होता है उसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। जैसे एग्जांपल हमने कहा यूरेनियम 92-238, क्लियर है बात। अब समझिए, देखिए जो चीज़ें मैंने आपको शुरू की सेकंड या थर्ड लेक्चर के अंदर मैंने आपको समझाया होगा कि ये जो चीज़ है, ये जो नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, ये किस किस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ये किस किस को रिप्रेजेंट करता है। तो किस किस को ये रिप्रेजेंट करता था, मैंने आपको बताया था कि ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, ठीक है, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी रिप्रेजेंट करता है, क्लियर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। ये बताया था कि एक्चुअली में न्यूट्रल केस के अंदर ये जो नंबर होता है यही किसका नंबर होता है, प्रोटॉन्स का, और यही किसका नंबर होता है, इलेक्ट्रॉन्स का भी यही नंबर होता है, क्लियर है वाली बात समझ में आई। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसका अगर टोटल अगर चार्ज अगर दिखाया जाए इनिशियली, ठीक है, इनिशियली अगर इसका अगर चार्ज अगर दिखाया जाए तो इनिशियली चार्ज अपन कितना कह सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 92 इलेक्ट्रॉन, टोटल मिला के चार्ज अभी कितना हो गया इसके ऊपर, 92 इलेक्ट्रॉन के इक्वल, क्लियर है। अब देखिए इसकी जो रिएक्शन है वो इस तरह की है, ठीक है, ये रिएक्शन आप जाके बाद में एटॉमिक वाले जो इसका एटम वाला जो चैप्टर है, ठीक है, वहाँ आप इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ से एक रिएक्शन होती है हमारे पास में जिसके अंदर हमारे पास में बनता है थोरियम, ठीक है, और ये होता है 234, और साथ साथ में ही एक्चुअली में ये अल्फा डीके है, ये जो इक्वेशन, ये जो रिएक्शन बनाई है वो किसकी है, अल्फा डीके, और इसके अंदर क्या होता है हमारे पास में अल्फा पार्टिकल बनता है, याद रखिए इसको हम बोलते हैं अल्फा, ठीक है, जिनको नहीं पता हो वो लोग इसको ढंग से देखेंगे, बहुत अच्छे से देखेंगे इसको, कि अल्फा का मतलब होता है हीलियम 2He4, ठीक है, इसी को हम अल्फा बोलते हैं, क्लियर है। तो यहाँ इसका अल्फा डीके हुआ। अब ये था इनिशियल सिस्टम और ये है हमारा फाइनल सिस्टम। अगर हम इस फाइनल सिस्टम के अंदर अगर चार्ज अगर हम देखें, ठीक है, तो इस फाइनल सिस्टम का चार्ज देखिए 90 इलेक्ट्रॉन तो इसका चार्ज हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन इसका चार्ज हो गया, मीन्स टोटल मिला के जो फाइनल चार्ज है वो कितना आया है, 92 इलेक्ट्रॉन्स के। अभी आप इसको रहने दें, सिंपल समझिए इसको बात को भी, ठीक है। टोटल मिला के चार्ज कितना है, इनिशियली भी कितना था, 92 इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल था, फाइनली भी कितना है, 92 इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल ही है, क्लियर है वाली बात समझ में आ गई होगी अच्छे से, ठीक है। इसके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और कराने को और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जब हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल्स करेंगे तब हम इसके अंदर और भी जो चीज़ें हैं, ठीक है, जो बची हुई चीज़ें हैं, ठीक है, उनको हम इसके अंदर लेते रहेंगे, क्लियर है बात ये वाली, क्लियर है, ठीक है। चलिए अब इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, चार्ज की एक तरह से आप समझ सकते हैं सबसे जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसको आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, क्वांटाइज का या फिर किसी भी चीज़ का जो क्वांटाइजेशन होता है उसका मतलब होता है उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर हम उसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, क्या करते हैं उसको हम डिवाइड कर देते हैं, यानी कि हमने उसको छोटी छोटी यूनिट्स में डिवाइड कर दिया है। और वो ये यूनिट हमने बनाई है वो यूनिट हमने इस तरीके से बनाई है, ठीक है, कि वो एक फिक्स नंबर है, वो यूनिट जो हमने बनाई है वो कैसी बनाई है कि वो एक फिक्स नंबर है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, सोच समझ के जवाब दीजिएगा, ठीक है, सोचिएगा इस बात को कि जैसे हमारे पास में ये जो दो बॉडी है, ठीक है, इसके पास भी अपने कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके पास में भी अपने कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे मान लीजिए कि इसके पास में अभी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 5 इलेक्ट्रॉन हैं, इसके पास में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्लियर है। इन दोनों को हम अगर टच करवाते हैं तो टच करवाने के बाद में ये बताइए यहाँ से कम, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, एटलीस्ट
कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ सकते हैं, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिस बी मटेरियल टू ए, बी मेटर टू ए, ठीक है, बताइए, सोचिए, एटलीस्ट बताना है आपको, ठीक है, बताना हमको कि अगर इन दोनों को हम अगर टच करवाते हैं तो आफ्टर रबिंग, ठीक है, जो मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफ़र हो सकते हैं यहाँ से यहाँ, ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, विच कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम बी मेटर टू ए इज 1 इलेक्ट्रॉन, इज 1 इलेक्ट्रॉन। सोचिए, क्या इस 1 इलेक्ट्रॉन से कम भी ट्रांसफ़र पॉसिबल है क्या? क्या हम हाफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कर सकते हैं? कर सकते हैं। क्या हम 3/4 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कर सकते हैं? क्या हम 1/4 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कर सकते हैं? नहीं, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन अगर आएगा, ठीक है, तो वो पूरा ही इलेक्ट्रॉन आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ से 1.5 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए। भाई या तो 1 आएगा, ठीक है, या फिर कितना आ सकता है, 2 आ सकते हैं, या 3 आ सकते हैं, या 4 आ सकते हैं, या 5 आ सकते हैं। क्या 2.5 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आना पॉसिबल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं अभी, ठीक है, हम इलेक्ट्रॉन को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो मिनिमम कितना हो सकता है, 1। इसके बाद में कितना हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर कितना हो सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स, 5 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे हो सकते हैं। तो देखिए, ये जो फर्स्ट जो, ठीक है, एक सेकेंड, एक कॉल आ रहा है, ठीक है, उसको मैं थोड़ा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि ट्रांसफ़र हो सकते हैं उनका नंबर देखिए, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। और ये सब हमारे पास में कौन से वाले नंबर हैं, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं कि जो मिनिमम नंबर ऑफ ट्रांसफ़र है, ठीक है, वो हमारे पास में एक क्वांटाइजेशन फॉर्म में हो रहा है, यानी कि हमारे पास में एक इंटीजर नंबर के अंदर ही जो ट्रांसफ़र है वो हो पा रहा है, ठीक है। क्लियर है वाली बात? यानी कि जो ट्रांसफ़र होगा वो या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, या 2 इलेक्ट्रॉन होगा, या 3 इलेक्ट्रॉन होगा, या 4 इलेक्ट्रॉन होगा, या 5 इलेक्ट्रॉन होगा, या 6 इलेक्ट्रॉन होगा, 7 होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर हम इनको अगर नंबर अगर दे दें n, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफ़र है वो कितना हो सकता है, n। भाई आगे जाके इसके अंदर n नंबर ट्रांसफ़र हो सकते हैं। क्लियर है? तो हम कह सकते हैं कि इस पर जैसे अगर 1 इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफ़र होता है तो अपन कितना बोलते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन के इक्वल चार्ज आया है, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन के इक्वल चार्ज आया है, 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन के इक्वल चार्ज आया है। तो यहाँ से हमें एक बात समझ में आई कि जो चार्ज है, ठीक है, वो ऑलवेज किसकी फॉर्म में आता है, n नंबर के फॉर्म में आएगा हमारे पास में। क्लियर है? अब चार्ज एक्चुअली में पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर, यानी कि किसी भी मैटर पर अगर चार्ज अगर आएगा तो वो ऑलवेज किसके फॉर्म में आएगा, Q इक्वल्स टू ±NE, ठीक है। प्लस का मतलब, ठीक है, वो जो बॉडी है वो पॉजिटिवली चार्ज हुई है, और माइनस का मतलब वो जो बॉडी है वो कैसे चार्ज हुई है, नेगेटिवली चार्ज हुई है। क्लियर है वाली बात समझ में आ गई? ठीक है, तो एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हाँ, इसको आप याद रखेंगे। अभी तक इससे पहले कि हमारे जितने भी लेक्चर हुए हैं, जितना अभी तक हमारा टॉपिक हुआ है, उनमें से किसी में भी हमारे पास में कोई फार्मूला नहीं आया है। ये हमारा चैप्टर का फर्स्ट फार्मूला है, ठीक है। इस पर न्यूमेरिकल्स भी हमारे पास में थोड़े बनते हैं, ठीक है, वो न्यूमेरिकल्स को भी अपन करेंगे कल, ठीक है। और भी अगर कुछ अगर इसके अंदर अगर हमारे पास में अगर रहेगा, ठीक है, तो वो भी हम करेंगे। और इसके साथ साथ में छोटा सा और देख लो, क्वांटा, ठीक है, क्वांटा। तो क्वांटा किसे कहेंगे कि एक्चुअली में मिनिमम बताइए कितना ट्रांसफ़र हो सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन। कितना ट्रांसफ़र हो सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसलिए मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच कैन बी ट्रांसफर्ड इज कॉल्ड क्वांटा, ठीक है। मिनिमम चार्ज ऑन अ मैटर इज कॉल्ड क्वांटा, ठीक है। तो ये कम से कम कितना हो सकता है, विच इज इक्वल टू कम से कम कितना हो सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल हो सकता है, ठीक है, विच इज इक्वल टू
1 इलेक्ट्रॉन चार्ज 1 है। क्लियर है? थोड़ा सा हम इसके अंदर कोई भी बात करेंगे, ठीक है, लेकिन वो हम कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।